हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिज़िक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेम का पेपर 2 करने जा रहे हैं। ठीक है, पेपर 2 क्या था हमारा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ठीक है, हम कर रहे हैं। फर्स्ट यूनिट हम स्टार्ट करी हुई है ना हमने। तो फर्स्ट यूनिट के अंदर मैं एक बार आपको सिलेबस शो कर देती हूँ, राइट। तो देखो, फर्स्ट यूनिट के अंदर बेटा हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर जो ये टॉपिक था, ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट इन आपके सर्किट्स के अंदर, कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इंडक्टेंस, कैपेसिटर इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस रेजिस्टेंस इंडक्टेंस, ये तीनों हमने कर लिए थे। ठीक है, आज के लेक्चर के अंदर जो हम करने जा रहे हैं वो अब हम स्टार्ट करेंगे ये वाला पार्ट। ठीक है, इस पार्ट के अंदर हमें क्या करना होगा बेटा? एसी सर्किट की एनालिसिस करनी है जब आपके ये फॉलोइंग्स कॉम्बिनेशंस होंगे तब। ठीक है, तो अगर हमें ये सब कुछ करना है, आपको ध्यान है बेटा, जब हमने ग्रोथ एंड डिके देखा था तो उस टाइम पे भी हमने कुछ बेसिक चीज़ें अपनी करी थी ताकि जब हम इन टॉपिक्स के ऊपर आएँ तो उन सारे बेसिक्स के बारे में हमें पता हो, राइट। अब अगर हमें सर्किट एनालिसिस करनी है अपनी किसके अंदर? एसी के अंदर, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट के उसमें, तो आपको अब अल्टरनेटिंग करंट से रिलेटेड सारे टॉपिक्स का पता होना चाहिए कि अगर अल्टरनेटिंग करंट आपका है तो अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। ठीक है, मीन एवरेज वैल्यू अल्टरनेटिंग करंट के अंदर क्या होती है, स्क्वायर रूट वैल्यू आपके अल्टरनेटिंग करंट में क्या होती है। ठीक है, तो ये वाली सारी वैल्यूज़ जो आपकी होंगी, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है, मीन वैल्यू, ये सारी एसी सर्किट के अंदर कितनी आती है, ईएमएफ इसके अंदर कितना होता है एसी सर्किट के अंदर, एक पर्टिकुलर साइकिल आपकी, क्योंकि आप जब ये सारे कॉम्बिनेशंस लोगे तो आपको फुल साइकिल, हाफ साइकिल, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हमें वो सब कुछ करना है तो जैसे हमने पहले वाले के पोर्शन के अंदर स्टार्ट करने से पहले हमने उसका बेसिक देखा था, वैसे ही थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में अब हम इसका बेसिक भी देखेंगे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा फर्स्ट यूनिट का लास्ट ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो इस पोर्शन के अंदर हम एसी सर्किट एनालिसिस करेंगे जब कैपेसिटेंस रेजिस्टेंस लगा होगा, रेजिस्टेंस इंडक्टेंस होगा, कैपेसिटेंस इंडक्टेंस होगा, कैपेसिटेंस इंडक्टेंस रेजिस्टेंस सीरीज में एंड पैरेलल में। बिल्कुल इजी रहेगा ये, जैसे ये रहा था। इसमें भी क्या किया था हमने, एक बारी एक उसमें थोड़ा सा आपको लगा था हाँ उसमें करना है। ठीक है, फॉलोइंग वे इसमें भी आपका फॉलो होगा। एक पर्टिकुलर के अंदर एसी सर्किट एनालिसिस अगर आपको करनी आ गई तो नेक्स्ट उसके अंदर भी आपके लिए ईजी हो जाएगा, राइट। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। आप अपना हेडिंग डाल लीजिए इसके अंदर कि अब आप क्या करने जा रहे हो, एसी सर्किट एनालिसिस करने जा रहे हो, और उससे रिलेटेड टर्म्स हम यहाँ पे पहले आज के लिए लिखने जा रहे हैं। ठीक है, कि टर्म्स इसके अंदर कौन कौन सी हमारी फॉलो होती है, किस तरीके से हम किस चीज़ को पढ़ेंगे और कैसे कैसे किस वैल्यू को यूज़ करेंगे, राइट। तो लिखिए। तो बच्चे, आपको इसमें अल्टरनेटिंग करंट से रिलेटेड चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अल्टरनेटिंग करंट का मतलब क्या होता है। अल्टरनेटिंग करंट एक ऐसा करंट है जिसके अंदर जो करंट की वैल्यू है बेटा वो आपके टाइम के साथ क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है। ठीक है, वो आपकी चेंज किस उसमें, जो उसकी मतलब पर्टिकुलर फॉर्म होगी, वो कैसे आपकी कोई भी एक पर्टिकुलर साइकिल बनाते हुए चलेगा। साइकिल का मतलब क्या है, किसी भी तरीके से आप इसमें एक फॉरवर्ड और एक रिवर्स उसमें कर रहे हो, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, इसकी वन साइकिल कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो अगर आप ये फॉर्म भी ले सकते हो, ये फॉर्म किसकी होती है, साइन की। अब हम इसके अंदर कोसाइन फॉर्म भी लेके चल सकते हैं। कोसाइन फॉर्म कौन सी होती है बेटा आपकी, कॉस कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से। ठीक है, तो इसके अंदर हमारी ये वाली कौन सी होगी, 1 फॉर्म कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो यानी कि ये हमारी क्या हो गई, 1 साइकिल इसके अंदर और ये 1 साइकिल इसके अंदर।
और हम इसके अंदर, और ये इसकी साइकिल क्या होती है, पहले इस तरीके से, फिर इस तरीके से, फिर रिवर्स में इस तरीके से आती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका अल्टरनेटिंग करंट क्या है, जिसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड क्या होता जा रहा है, वैल्यू आपकी चेंज होती जा रही है टाइम के साथ, एंड जो डायरेक्शन है वो भी आपकी पीरियोडिकली क्या होती जा रही है, रिवर्स, पहले इस पॉजिटिव में, फिर ये डाउन में, फिर दोबारा से इस इधर हो गई है, ठीक है। यानी कि हम इसके अंदर बोल सकते हैं, देखो कि आपकी ये क्या हो रही है, पहले 0 टू मैक्सिमम, फिर मैक्सिमम टू 0, किसके अंदर, आपके पॉजिटिव में, फिर नेगेटिव में 0 से मैक्सिमम, नेगेटिव वैल्यू जो आपकी, सपोज ये वाली कौन सी है, I0 है, ठीक है। तो ये वाली मैक्सिमम कौन सी वैल्यू हो गई आपकी, माइनस की I0 वैल्यू हो गई है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वैल्यू जो आपकी है वो इंक्रीज कर रही है 0 टू मैक्सिमम के अंदर, फिर डिक्रीज कर रही है आपकी इसके अंदर, और इसी तरीके से जो आपकी रिवर्स डायरेक्शन है उसमें भी यही चीज़ होती है कि पहले ये क्या हो रही है, रिवर्स डायरेक्शन में 0 टू मैक्सिमम, लेकिन मैक्सिमम किस में है, नेगेटिव वैल्यू में है, फिर दोबारा नेगेटिव से कहाँ जा रही है, ये 0 तक। जब इस तरीके से ये करती है तो ये क्या होगी, एक तो साइकिल पूरी कंप्लीट हो गई है, और आप यहाँ पे इसकी उसमें क्या बोलते हो कि जो आपका करंट है वो इस तरीके से फॉलो करता है, इस तरीके से उसका चेंजमेंट होता है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे डेफिनेशन के अंदर, अल्टरनेटिंग करंट, हेडिंग डाल लीजिए डेफिनेशंस इन अल्टरनेटिंग करंट एनालिसिस, ठीक है। आप ये डाल सकते हो कि आप क्या बताना, कुछ डेफिनेशंस बताना चाह रहे हो जब आप अल्टरनेटिंग एसी सर्किट एनालिसिस, एसी सर्किट, अल्टरनेटिंग करंट सर्किट एनालिसिस के अंदर सम डेफिनेशंस इन अल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स एनालिसिस, ठीक है। इस तरीके की आप हेडिंग डाल सकते हो। तो इसके अंदर डेफिनेशन लिखिए कि अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, द करंट whose magnitude changes with time and direction reverses periodically is called, यानी कि डायरेक्शन पीरियोडिकली, पहले ये यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ हो रही है, तो ये एक डायरेक्शन इसकी रिवर्स हो रही है पीरियोडिकली, इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। तो अब आप इस अल्टरनेटिंग करंट, अब मैंने बोला था पीरियोडिक फॉर्म में तो आपका साइन का कोसाइन का दोनों हो सकते हैं, तो जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगी आपकी अल्टरनेटिंग करंट में वो किससे दी जाएगी, ठीक है। तो the instantaneous value of AC is, अगर हम फर्स्ट वाला केस लेके चल रहे हैं, यानी कि साइन वाला, ठीक है, अगर साइन वाला केस लेके चल रहे हैं तो आपका क्या होगा, I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। तो आप इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ AC को ऐसे डिनोट करोगे। और अगर आप कौन सी लेके चल रहे हो बेटा, कॉस वाली लेके चल रहे हो, तो कॉस वाले के लिए इंस्टेंटेनियस वैल्यू कितनी हो जाएगी, I इज इक्वल टू I0 कॉस ओमेगा टी, ठीक है। यहाँ पे दोनों में ही ये जो I0 है ये और कुछ नहीं है, ये हमारी पीक वैल्यू होगी। पीक वैल्यू ऑफ AC, ठीक है, ये क्या है, हमारी पीक वैल्यू है, ठीक है। तो अब हमें क्या बताना है, अब देखो जैसे वहाँ पे हम करंट और EMF के साथ डील करते थे, ऐसे ही अगर अल्टरनेटिंग करंट कोई सर्किट एनालिसिस करेंगे तो सीधी सी बात है यहाँ पे भी हमें EMF के बारे में तो डील करना ही पड़ेगा, है ना। तो EMF क्या हो जाएगा, इसी तरीके से जैसे करंट आपका चेंज करेगा और पीरियोडिकली रिवर्स डायरेक्शन इसके अंदर होगी, वैसे ही EMF की भी क्या होगी, आपका मैग्नीट्यूड चेंज होता रहेगा टाइम के साथ, और डायरेक्शन उसकी रिवर्स पीरियोडिक, मतलब उसमें रिवर्स होती जाएगी पीरियड वाइज, ठीक है। तो इसमें हम EMF की डेफिनेशन को भी इसी अकॉर्डिंग बताएंगे, ठीक है। तो सेकंड हेडिंग डाल लीजिए,
ईएमएफ। तो ईएमएफ क्या है? ईएमएफ इज दैट हुज मैग्नीट्यूड changes with time and direction reverses periodically is called alternating wait a minute। तो ये अल्टरनेटिंग ईएमएफ कहलाएगा। ठीक है, तो आपका जैसे आपने इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एसी बताई है, ऐसे ही इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ आपको अल्टरनेटिंग ईएमएफ की बतानी पड़ेगी। ठीक है, तो सपोज मैंने इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, इसको सेकंड इक्वेशन मान रखा है, तो इन्हीं कॉरस्पॉन्डिंग हमने ईएमएफ भी बताना है इसमें। तो द इंस्टेंटेनियस alternating EMF is first के अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ये अपना E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी बता सकते हैं, और सेकंड वाले के जैसे अगर बताएंगे तो E इज इक्वल टू ई नॉट कॉस ओमेगा टी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ये आ जाएगा। अब यहाँ पे ये है कि ये जो T हमने लिया हुआ है, ठीक है, तो अगर t को रिप्लेस कर देंगे हम किसके साथ, 2π/ओमेगा, तो जो वैल्यू आएगी वो आपके सेम आ जाएगी, किसके जैसे, आपके जैसी करंट के केस में आती है। ठीक है, तो अब इसके अंदर जैसे अब ओमेगा का फॉर्म आ रहा है, वैसे हम किसको बता सकते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी भी तो बता सकते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ टर्म्स पर सेकंड जिसकी आ रही हो। अब ये फ्रीक्वेंसी वेरिएशंस बताता है, क्यों, क्योंकि ये कॉस और साइन की फॉर्म में है, तो ये वेरिएशन को बता रहा है। तो एक और टर्म इसके अंदर आप लिख लीजिए कि फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट क्या होगी, इसके अंदर लिख लीजिए द नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ वेरिएशन पर सेकेंड, क्योंकि फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ टर्न्स पर सेकेंड होती है ना, तो किसकी इसमें फ्रीक्वेंसी बता रही है, एसी के अंदर, तो एसी के अंदर वेरिएशंस कितने उसमें आ रही है पर सेकेंड में, इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी आप सभी को ही पता है 1/t होता है, और यहाँ पे मैंने बताया था आपको इस t को हम क्या पुट कर सकते हैं, 2π/ओमेगा इजीली पुट कर सकते हैं। तो इसको या करेंगे तो रेसिप्रोकल में कितना हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2π। तभी कहते नहीं है ओमेगा इज इक्वल टू 2π न्यू के इक्वल होता है, वो यहाँ से ही तो पता चल रहा था आपका। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डालिए हेडिंग, फोर्थ हेडिंग डालिए साइकिल ऑफ एसी। अगर हम ये कहते हैं कि एक पर्टिकुलर साइकिल लेनी है, उस साइकिल के अंदर आपको पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल, क्या मतलब है कि ये पर्टिकुलर एक साइकिल है, इसमें ये जो अपर वाला पार्ट है ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, और ये कौन सा है, डाउनवर्ड नेगेटिव हाफ साइकिल है। ठीक है, तो अब ये दोनों अगर ये पूरी बन रही है तो इसको क्या बोल रहे हैं, एक पूरी कंप्लीट साइकिल बोलते हैं। ठीक है, तो अब हमें इसको थोड़ा सा लिखना है ताकि रिटर्न फॉर्म में भी हमें पता चल जाए कि साइकिल ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, साइकिल ऑफ अल्टरनेटिंग करंट क्या होगा। ठीक है, तो अगर बेटा हम इसके अंदर ये जैसे ग्राफ बना रहे हैं, किसकी, उसमें आपका साइन का बना दिया सपोज मैंने, ठीक है, तो साइन के उसमें बना रहे हैं, यहाँ टाइम के साथ ओमेगा टी के साथ इसका वेरिएशन हो रहा है, ये करंट, और ये जैसे मैक्सिमम आई आपका नॉट मैंने बताया था, और ये आपका रिवर्स डायरेक्शन में -I0 मैक्सिमम पहुंच गया है, और ये अगर एक पूरा उसमें है तो ये 0, और ये पॉइंट कौन सा हो गया पाई, और ये कौन सा हो गया आपका 2π। ठीक है, तो अगर इस तरीके से है तो आपको पता है कि ये किस उसमें है आपका, बस इस तरीके से आप
एक सेट ऑफ वेरिएशन को बोल रहे हो। वो सेट ऑफ वेरिएशन किस टाइप का है इसके अंदर बेटा, कि पहले ये 0 टू मैक्सिमम और मैक्सिमम टू 0 हो रहा था पॉजिटिव साइकिल में, फिर 0 से नेगेटिव उसमें आपका मैक्सिमम जा रहा था, फिर नेगेटिव मैक्सिमम से 0 जा रहा था। तो आप इस तरीके के सेट ऑफ वेरिएशन को क्या बोल रहे हो, वन साइकिल बोल रहे हो। ठीक है, तो अब इसको लिखना है, जस्ट आप इसको लिख लीजिए। तो लिखने के अंदर आप क्या लिखेंगे, द AC यानी अल्टरनेटिंग करंट increases from 0 to maximum value I0 in one direction and then decrease to 0। ठीक है, पहले ये एक डायरेक्शन के अंदर अपना इंक्रीज हुआ और फिर रिड्यूस टू 0 हो गया। ठीक है, या फॉल टू 0। ठीक है, देन इन द रिवर्स डायरेक्शन, फिर दोबारा से ये रिवर्स डायरेक्शन में ये क्या हुआ, आपका इंक्रीज हुआ 0 से मैक्सिमम वैल्यू तक, लेकिन वो मैक्सिमम वैल्यू माइनस नेगेटिव I0 थी। ठीक है, देन इट आप लिखोगे यहाँ पे, देन इट reverses in direction and increases from 0 to maximum, और वो मैक्सिमम कितना हुआ, I0 तक। ठीक है, एंड आफ्टर दिस जो करंट आपका होगा वो दोबारा से क्या हो गया, इस तक पहुंचने के बाद दोबारा से 0 तक आ गया। ठीक है, एंड देन करंट अगेन, करंट कहाँ हो गया आपका दोबारा से 0 पे। ठीक है, अगेन रिड्यूसेस टू 0। ठीक है, तो इस टाइप का ये जो सेट ऑफ वेरिएशंस था आपका, इसको क्या बोलेंगे, कंप्लीट वन साइकिल ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो दिस सेट ऑफ वेरिएशन is said to complete one cycle of alternating current। ठीक है, तो यहाँ तक हमने AC जो आपकी साइकिल थी AC की, वहाँ तक हम पढ़ चुके हैं कि ये क्या होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए, फिफ्थ हमारा क्या आएगा इसके अंदर, टाइम पीरियड ऑफ AC यानी टाइम पीरियड ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। वहाँ पे तो हमने किसका बताया था आपका, ये टाइम पीरियड हमने बताया है, लेकिन किसका टाइम पीरियड हमने किसके लिए बताया था वहाँ पे, EMF का। ठीक है, अब हम किसके लिए बता रहे हैं, अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट के लिए टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, जितना एक साइकिल कंप्लीट होने में लगाएगा आपका, वही उसका ही हो जाएगा। तो आप क्या बोलोगे, द टाइम T टेकन बाय अल्टरनेटिंग करंट टू कंप्लीट वन साइकिल इज टाइम पीरियड ऑफ दिस। ठीक है, और इसको डिनोट किससे कर रहे हैं, हम T से डिनोट कर रहे हैं। अब आ जाइए, फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट मतलब जितनी नंबर ऑफ साइकिल्स आपकी कंप्लीट हो रही हैं अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग EMF के द्वारा एक सेकंड के अंदर। ठीक है, तो अब क्योंकि हमें जस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ AC बताना पड़ेगा ना, कि वैसे तो हम खाली फ्रीक्वेंसी कैसे बताते हैं, नंबर ऑफ टर्न पर सेकंड आ रही है, पर सेकंड यानी एक सेकंड में कितनी टर्न्स आई, 2 सेकंड में, 3 सेकंड में, इस तरीके से हम निकालते हैं। तो अगर अब इसमें बताएंगे तो इसमें भी यही लिखेंगे, नंबर ऑफ साइकिल्स, क्योंकि टाइम पीरियड क्या है, कितनी वो एक साइकिल को कंप्लीट करने में लगा रहा है। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड तो होता है। ठीक है, तो इसका मतलब कितनी फ्रीक्वेंसी आपकी, कितनी साइकिल्स आपकी टर्न्स आ रही हैं पर सेकंड के अंदर। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे फ्रीक्वेंसी ऑफ AC के अंदर,
द नंबर ऑफ cycles completed by alternating current in 1 second is called its frequency। और आपको पता है फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, ठीक है। और इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है बेटा, फ्रीक्वेंसी की ऐसा यूनिट, ये तो सेकंड में हो जाएगी, इसकी तो टाइम पीरियड की तो सेकंड में आएगी, और 1/सेकंड कितना होता है, हर्ट्ज, ठीक है। तो इसकी ऐसा यूनिट आपकी फ्रीक्वेंसी की कितनी हो जाएगी, हर्ट्ज, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, ठीक है। उसके बाद 7th डेफिनेशन लिखिए, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। अब ये अल्टरनेटिंग करंट ही के फॉर्म जैसा ही तो हमारा ईएमएफ होता है, तो वो डेफिनेशन या अब जो लिखवा रही हूँ ये वाली डेफिनेशन, ठीक है। कोई से भी उसमें लिख सकते हो। जस्ट क्या है, आपने वहाँ निकाला था कि न्यू इज इक्वल टू कितना होता है, ω/2π, यानी कि ओमेगा इज इक्वल टू 2π न्यू, यानी कि अगर मैं 2π की इस फ्रीक्वेंसी के साथ, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी के साथ अगर मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो मेरे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी आपका अल्टरनेटिंग करंट आ जाएगा, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी आपकी, इट इज defined as the product of frequency nu of alternating current with 2π, ठीक है। और फॉर्मूला तो आपको पता ही है, ओमेगा इज इक्वल टू 2π न्यू हो जाएगा, और यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, इसकी यूनिट हो जाएगी रेडियन पर सेकेंड, क्योंकि 2π की रेडियन हो गई और न्यू इज इक्वल टू 1/t, और t किस में होता है, सेकेंड में, तो इसकी रेडियन अब और पर सेकेंड, ठीक है। तो रेडियन पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। 8 किसके बारे में बताना होगा हमें, फेज के बारे में, कि कब कौन सा फेज हमारा इसके उसमें आ रहा है। तो फेज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट क्या होगा, फेज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट या एसी, कुछ भी लिख सकते थे आप, ठीक है। तो फेज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट आपका क्या होगा किसी भी पर्टिकुलर टाइम के अंदर, बताओ, समझ में आ रहा है कुछ बेटा। आप फेज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट को किसके उसमें, आप फेज एंगल के फॉर्म में आप क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। तो आप लिखोगे इट इज measured in term, या it can be measured in terms of phase angle and is represented as phi, ठीक है। और आपको पता है कि जो हमारी इक्वेशन आई थी ना, जैसे हम लिख रहे थे कि I इज इक्वल टू आपका I0 साइन ओमेगा टी, तो ये जो देगा ना, ये क्या होता है बेटा, आपका एक्चुअली में फेज होता है, ठीक है। तो यहाँ से जो ओमेगा टी है ये क्या है, हमारा फेज है, ठीक है। तो द क्वांटिटी omega t gives the phase of alternating current at time t, ठीक है। तो इस इक्वेशन के अंदर ये जो ओमेगा टी क्वांटिटी है आपकी, ये क्वांटिटी क्या है आपकी, फेज बताएगी किसी भी अल्टरनेटिंग करंट का, ठीक है। तो जो आपका फाई है वो किसके इक्वल हो जाएगा, फेज बता रही है, तो फाई को हम इससे डिनोट
कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी ये डेफिनेशंस तो कवर अप हो गई हैं, लेकिन बेटा आपके 2 टॉपिक्स मैं ज़रूर करवाना चाहूँगी इसके अंदर, मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और साथ में आपकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि ये क्या चीज़ें होती हैं। उसके बाद हम हमारे जो एसी सर्किट एनालिसिस आपके पर्टिकुलर उन्होंने बोली है, ठीक है, उसको कवर करेंगे, लेकिन उन्होंने 2-2 करके बोली है। ठीक है, लेकिन जब तक हमें, जैसे हमने पहले पढ़ा था तो कॉइल के बारे में, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, उसके बारे में हमने पहले पढ़ लिया था कि उनके लिए हम इस तरीके से जब पूरा सर्किट बनाते हैं तो वोल्टेज इस टाइप से लिखते हैं। तो अब क्या करना पड़ेगा, अब अगर हम कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस लेके चलेंगे तो हमें पहले देखना पड़ेगा उनके अंदर। ठीक है, तो स्क्वायर रूट मीन वैल्यू निकालने के बाद, ठीक है, यानी कि रूट मैन वैल्यू उसकी निकालने के बाद और मीन वैल्यू निकालने के बाद हम पहले क्या करेंगे, हम सर्किट के एनालिसिस करेंगे सिंगल टर्म्स की, यानी कि प्योर रेजिस्टेंस की, प्योर कैपेसिटेंस की और प्योर इंडक्टेंस की। ठीक है, इसके बाद फिर हम कॉम्बिनेशन लेके चलेंगे। ठीक है, तो पहले आप इतना कवर कर लीजिए, फिर नेक्स्ट लेक्चर कल आपको मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।